आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में डाले गए सभी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 5 का घात, घात कहने का मतलब पावर होता है। जैसे अगर हम 5 के ऊपर में जो 5 लिखते हैं तो यहाँ पर 5 का घात 5 है, जिसको हम लोग 5 का पावर 5 भी बोलते हैं, तो इसी को घात बोला जाता है। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, 4 होगा। अब कैसे होगा, जिसे आप देखिए, यदि हम लोग 5 का घात ऊपर में 4 देते हैं, इसका मतलब हुआ कि 5 गुने 5 मतलब 4 बार आपको 5 लिखना है। तो यदि 5 गुने 5 आप करिएगा तो 5 5 25, 25 5 25 से 125 और 125 गुने 5 करिएगा तो आपका 625 आ जाएगा। इसलिए 5 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि √3 है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि एक प्राकृत संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए √3 कौन सी संख्या है। तो इसका आंसर होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसे हम लोग अभाज्य कहते हैं। तो इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो सकता है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो चौथा का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 11। 11 एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकता है। इसलिए चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। बहुपद वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है कि साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। ऑप्शन बी है tan 60 डिग्री बराबर cosec 60 डिग्री। ऑप्शन सी है sec 45 डिग्री बराबर cosec 45 डिग्री। और ऑप्शन डी है cos 45 बराबर sec 45। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको tan 30, cos 30, cosec 30, cos 45 जो यह सभी फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर का मान आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। तो सारे जो ऐसे मान होते हैं इन सभी का मान आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि sec 45 और cosec 45 दोनों का मान सेम होता है। इसलिए छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय विधियां हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कुल 3 बीजीय विधियां हैं। तो सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन कि 2 अंक वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2 अंकों वाली संख्या
अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। कहने का मतलब हुआ कि कोई 2 अंक वाली संख्या है जिसे हम लोग दोनों अंक को जोड़ते हैं तो अंकों का जो योग है वह 4 गुना है। मतलब आप समझिएगा कि यदि हम यहाँ पर 24 मानते हैं तो 2 अंकों का योग मतलब 4 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो यह 6 हो जाता है, और जो यह अंक है वह 6 का 4 गुना है, मतलब 6 चौका 24 होता है। इसके अंकों का योग 6 है और अंकों के योग का यह जो है वो 4 गुना है। और यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए, मतलब 24 प्लस 18, यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो यह अंक उलट जाती है। कहने का मतलब हुआ कि यदि अभी 24 है तो इसको यदि हम उल्टा कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है? तो यह संख्या कौन सी है? 24 है। तो 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। tan a बराबर कितना होगा? tan a का मान कितना होता है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि tan a का मान होता है cot 90 डिग्री माइनस a। tan a का मान होता है cot 90 डिग्री माइनस a। तो 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी क्या होते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी समरूप होते हैं, न कि सर्वांगसम होते हैं और समानुपाती होते हैं, बल्कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा? यदि यह वृत्त है और इसके यदि केंद्र में कोई कोण बना हुआ है तो यह कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि चारों तरफ अगर किसी हम चीज को घुमा देते हैं तो बस 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो चूंकि यह वृत्त के केंद्र में है इसलिए यह कोण 360 डिग्री का होगा। तो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वह हमेशा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसका मान 0 के बराबर है? पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि आपको इन सभी का मान याद कर लेना चाहिए। तो बताइए साइन 90 का मान होता है 0, कि कॉस 90 का होता है, कि कॉस 0 को होता है, कि tan 90 का होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कॉस 90 का मान यहाँ पर 0 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कॉस 90 का मान 0 होता है। हम इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हमें बता देंगे कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है। इस पर एक पार्टिकुलर हम वीडियो बना देंगे। और यदि आप लोग इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हाँ सर आप इस पर एक अलग से वीडियो बना दीजिए। हम बहुत ही बारीकी से और सिंपल भाषा में आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस प्रकार का एक वीडियो अलग से चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी। कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। तो बताइए किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई भी अगर वृत्त है, जैसे कोई भी अगर वृत्त है उसके बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बताइए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी वृत्त रहे, कितना भी बड़ा वृत्त रहे, कितना भी छोटा वृत्त रहे, बाहरी स्पर्श बिंदु से अगर रेखा खींचना है तो मैक्सिमम 2 बिंदु ही खींचा जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 रेखा ही खींचा जा सकता है। तो 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 रेखाएं खींची जा सकती है। तो 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है।
तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक tan 2 थीटा बराबर होता है। ठीक है, एक tan 2 थीटा बराबर कितना होता है, या फिर सिर्फ आप इसे पढ़ सकते हैं tan 2 थीटा का मान कितने के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा tan 2 थीटा का मान sec 2 थीटा के बराबर होता है। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि tan 2 थीटा का मान sec 2 थीटा के बराबर होता है। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना और दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है। तो अब 18 का सही आंसर यहाँ पर बहुलक हो जाएगा कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का जो अंतर होता है वह बहुलक कहलाता है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए, प्रथम 3 सम संख्या कौन कौन होता है। तो पहला संख्या हो गया 2, दूसरा संख्या हो जाता है 4 और तीसरा सम संख्या हो जाता है 6। बाकी जो इसके पहले होता है 1, 3 और 5 वह विषम संख्या होता है। तो पहला जो सम संख्या हो जाता है वह 2, 4 और 6 और इसका माध्य पूछ रहा है तो माध्य बीच वाला होता है। तो माध्य कितना हो जाएगा। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य 4 होता है। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए, त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब जो होने लायक नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यह लाजमी है कि जो घटना असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता कितना होगा, तो 0 होगा। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि घटना जब असंभव है तो उसकी प्रायिकता भी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2 एक है। √2 एक क्या है। ऊपर हम लोग देखे थे कि √3, ऊपर में हम लोग √3 के बारे में पढ़े थे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि √2 क्या है। तो यदि √2 रहे, √3 रहे, सभी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कहने का मतलब हो गया कि 11 से लेकर के 99 तक। ठीक है, 11 से लेकर के 99 तक के बीच में 3 से कुल कितनी संख्या विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। 2 अंकों वाली कुल संख्याएं जो 11 से 99 के बीच में है वह कुल 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के रूप में है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यदि हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 16:81 हो जाएगा। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। कुल 24 क्वेश्चन था जो इस वीडियो में हम डाले थे। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।